नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मोदी सरकार को शपथ ग्रहण किए आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का इरादा जताया है। पीएम मोदी ने इस मौके पर ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, साल एक शुरुआत अनेक। वहीं अपने पत्र में मोदी ने गांव की तस्वीर बदलने, हर परिवार को पक्का घर देने, 24 घंटे बिजली और पानी समेत बुनियादी सुविधाएं देने का भी इरादा जताया है। इसमें सरकार की ओर से शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का भी जिक्र किया है। मोदी ने पिछले 1 साल में देश के खोए आत्मविश्वास को पाने का भी दावा किया है। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के 1 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर मथुरा में एक बड़ी रैली की थी। सरकार के 1 साल पूरा होने को केंद्र सरकार जन कल्याण पर्व के तौर पर मना रही है, जिसमें सरकार के मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार को सूट बूट और लूट झूठ की सरकार करार दिया है। इसके साथ ही प्रमोद तिवारी ने काला धन वापस न लाने, विदेश यात्रा पे संबंधित मंत्रियों को न ले जाने पे भी केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को गलत ठहराया है। अडानी जी का शेयर देश में सबसे ज्यादा हो गया। उसकी वजह यह है कि रक्षा मंत्री नहीं जाते, विदेश मंत्री नहीं जाते, संबंधित मंत्री नहीं जाता। हर जब इंटरनेशनल करार होता है तो अडानी जी उस देश में रहते हैं। उसकी वजह से ये एक गुजरात मॉडल भ्रष्टाचार का नया आया है। केंद्र सरकार भले ही 1 साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियां लगातार गिना रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी नेता केंद्र को घेरने में लगे हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह आज लखनऊ में थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। मथुरा में हुई नरेंद्र मोदी की रैली को निशाने पर लेते हुए चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी चुनावों के पहले जो वादे और दावे करते थे, 1 साल पूरा होने के बाद उनकी सरकार उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई। वो हर मोर्चे पर विफल रहे। अजीत सिंह ने कहा कि किसानों को 1.5 गुना लागत का मुनाफा मिलने का वादा नरेंद्र मोदी चुनावों के पहले करते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद और सरकार बनने के बाद एमएसपी को ही सरकार ने बंद कर दिया। पहला साल मोदी साहब का पूरा हो गया और कल उन्होंने मथुरा में उसको मनाने का काम किया, लेकिन अच्छे दिन के बारे में नहीं बोले। कब आएंगे, क्यों नहीं आए हैं, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जिनके बुरे दिन थे उनके अच्छे दिन नहीं आए। उत्तर प्रदेश पीसीएस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चक्रपाणी ने आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। सरकार के 1 साल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया अमेठी का दौरा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र के लोगों को बताई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी के लोगों के बीच थीं। स्मृति ईरानी ने अमेठी के संसदीय क्षेत्र के सलोन, गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर और तिलोई क्षेत्रों के 25,000 लोगों को प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया। स्मृति ईरानी ने 25,000 बीमा धारकों की किश्त खुद जमा की है और इसी का लाभ देने के लिए आज वो अमेठी के लोगों के बीच थीं। हमने कहा जनता जनार्दन ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया। आज मोदी जी की सौगात भाजपा के कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाएंगे। स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को इन सब के लिए जिम्मेदार बताया। बोफोर्स कांड सिर्फ मीडिया ट्रायल था, ये कहना है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। स्वीडन दौरे से पहले स्वीडिश अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ये बात कही है। राष्ट्रपति के मुताबिक इस मामले में अभी ये तय होना है कि ये घोटाला था या नहीं, और किसी भी भारतीय कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि बोफोर्स कांड के बाद वो लंबे वक्त तक रक्षा मंत्री रहे
और सेना के जनरल ने भी ये कहा था कि सेना के पास मौजूदा तोप में सबसे बढ़िया बोफोर्स ही है और हकीकत ये है कि सेना आज भी बोफोर्स तोप का इस्तेमाल करती है। इंटरव्यू में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जिस घोटाले की बात की जाती है वो दरअसल सिर्फ मीडिया में ही चल रही थी और इसका मीडिया ट्रायल हुआ। हम आपको बता दें कि 1986 में भारत और स्वीडिश हथियार कंपनी बोफोर्स के बीच $285 मिलियन का 155 मिमी हाफिज तोप का सौदा हुआ था। स्वीडिश रेडियो ने आरोप लगाया था कि बोफोर्स ने भारत के आला नेताओं और रक्षा अधिकारियों को इस सौदे के लिए रिश्वत दी थी। इस सौदे के दौरान देश में राजीव गांधी की सरकार थी, जिसे 3 साल बाद आम चुनाव में भारी हार झेलनी पड़ी थी। स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंक में खाता रखने वाले विदेशी नागरिकों के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिसमें 2 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड ने उन्हीं लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जिनके खिलाफ उनके गृह देशों में जांच चल रही है। सरकारी राजपत्र के जरिए इन लोगों के नाम के खुलासे किए गए हैं। नामों को सार्वजनिक करते हुए स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों भारतीयों से कहा है कि अगर वे चाहती हैं कि उनके बारे में जानकारी भारतीय अधिकारियों के साथ साझा नहीं की जाए तो वे 30 दिन के भीतर फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में अपील कर सकती हैं। हालांकि इसमें 2 भारतीय नागरिकों स्नेहलता साहनी और संगीता साहनी की जन्म तारीख के अलावा कोई और ब्यौरा नहीं दिया गया है। इसी तरह ब्रिटेन, स्पेन और रूस समेत अन्य देशों के विदेशी नागरिकों के नाम भी इसी रूप में सार्वजनिक किए गए हैं। स्विट्जरलैंड की सरकार से भारत समेत तमाम विदेशी देशों ने यह अनुरोध किया था कि उनके देश के जो संदिग्ध काला धन रखने वाले लोग हैं उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। इस तरह मिले तमाम अनुरोधों के बाद स्विट्जरलैंड की सरकार ने ये जानकारी सार्वजनिक की है। उत्तर प्रदेश में इस बार CPMT की प्रवेश परीक्षा एक बार फिर विवादों में आते आते बची। दरअसल उत्तर प्रदेश की CPMT परीक्षा एक बार फिर विवादों में आते आते बची। UPSTF की टीम ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 4 डॉक्टर्स भी शामिल थे। इसमें एक उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित KGMU विश्वविद्यालय से भी जुड़ा हुआ था। हालांकि KGMU के वाइस चांसलर ने उस छात्र के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं इस तरफ सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि कई सारी प्रवेश परीक्षाओं में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की हो रही प्रवेश परीक्षाओं में लखनऊ का कनेक्शन कई सारी चिंताएं बढ़ाने वाला है। इससे पहले व्यापम घोटाले में भी उत्तर प्रदेश से डॉक्टर्स के तार जुड़ते हुए दिखाई पड़े थे। हम लोगों ने आज पूरी घेराबंदी करी और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ पेपर सॉल्वर थे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वगैरह सॉल्व कर रहे थे। कुछ 1-2 और लोग थे जो उनकी फिजिक्स वगैरह में मदद कर रहे थे। इस बीच तमाम सारे स्वयंसेवी संगठनों ने परीक्षा की CBI जांच की मांग भी कर दी। लोगों ने हजरतगंज के इलाकों में GPO पर धरना देकर खूब हंगामा किया। आज कानपुर में पान मसाला कारोबारियों के यहाँ सेल टैक्स, FDA और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों ने छापेमारी की। दरअसल कानपुर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रयासरत जिलाधिकारी के निर्देश पर आज ये छापेमारी की गई है। आज दोपहर जिला प्रशासन की 5 अलग अलग टीमें भारी फोर्स के साथ पान मसाला कारोबारियों के प्रमुख ठिकाने जैसे नयागंज, ट्रांसपोर्ट नगर और दादानगर में पहुंचकर छापेमारी शुरू की। एक साथ बड़े पैमाने पर शुरू हुई छापेमारी से बाजारों में हड़कंप मच गया। छापे के लिए बनाई गई इन 5 टीमों का नेतृत्व 5 ACM ने किया और इस टीम में सेल टैक्स और FDA के अधिकारी शामिल थे। इसका उद्देश्य है कि ये देखना कि यहाँ पे तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करते हुए गुटखा तो नहीं बनाया जा रहा, जो व्यापार कर की जो चोरी है एक उसका एंगल चेक करना है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्वास्थ्य के मानक उनके अनुकूल है कि नहीं। छापे के दौरान बड़े पैमाने पर सुपारी का स्टॉक और पान मसाले में प्रयोग होने वाला नकली कत्था यानी गैम्बियर और साथ ही केमिकल बरामद हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। 31 मई को मनाए जाने वाले विश्व तंबाकू दिवस से पहले कानपुर जिला प्रशासन ने शहर को तंबाकू मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन इस अभियान को एक अधिकारी ने छापेमारी के दौरान ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अधिकारी महोदय खुद छापे के दौरान कंपनी का ही माल खाने लगे। मामला कानपुर के बाबूपुरवा कोतवाली क्षेत्र के कैसर फैक्ट्री का है, जहां अधिकारी ने छापे के दौरान फैक्ट्री से एक डिब्बा उठाया और एक पुड़िया निकालकर खुद खा लिया। आप इन विजुअल्स में साफ तौर पर देख सकते हैं। ACM चतुर्थ भानु प्रताप शुक्ल चेकिंग के दौरान खुद को रोक नहीं पाए और गुटखा की पन्नी फाड़कर आराम से गुटखे का स्वाद लेते नजर आए। लखनऊ के सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली फातिमा नाम की बच्ची को स्कार्फ पहनकर स्कूल में जाने और कक्षा में पढ़ने की इजाजत मिल गई है। जी संगम पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के सामने स्कूल प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए उस लड़की को स्कार्फ पहनकर स्कूल आने की अनुमति दे दी है। लखनऊ के सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली कक्षा 9 की छात्रा फातिमा को एक दिन स्कूल आने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो स्कार्फ पहनकर विद्यालय में आई थी। स्कूल प्रबंधकों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका एक ड्रेस कोड है और उस ड्रेस कोड में स्कार्फ पहनकर आने की इजाजत नहीं है। उनका कहना था कि सभी धर्मों के लोगों को एक समान देखा जाता है, इसलिए किसी को भी अपना धर्म विशेष का प्रतीक जाहिर करने की अनुमति नहीं है। लेकिन लड़की के माता पिता इस बात पर अड़े थे कि उन्हें अब उनका धर्म पालन करने की इजाजत मिलनी चाहिए और उस हिसाब से लड़की को स्कार्फ पहनकर स्कूल में जाने और पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। इजाजत न मिलने पर लड़की के पिता और माता ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखा और सारा वाकया उसमें बयां किया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कमेटी बिठाई और उसका जांच का जिम्मा दिया। जांच के दौरान स्कूल प्रशासन ने यह माना कि लड़की स्कार्फ पहनकर स्कूल आ सकती है। लड़की को स्कार्फ पहनकर स्कूल में आने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन वो स्कूल में पढ़ना चाहती है या नहीं चाहती है, उसके परिजन स्कूल में पढ़वाना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये फैसला उन्हीं को करना होगा। उत्तराखंड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम आज घोषित हो गए हैं। इस बार लड़कियों ने दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं में बाजी मारी है। इस बार हाई स्कूल में 70% से अधिक रिजल्ट रहा, जिसमें से 76.49% लड़कियां और 65.08% लड़के पास हुए हैं। 98.20% अंकों के साथ श्रीनगर पौड़ी के प्रीतम सिंह हाई स्कूल टॉपर रहे। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में परिणाम 74.54% रहा, जिसमें से 78.81 छात्राएं और 70.47% छात्र पास हुए हैं। इस बार 95.20% अंकों के साथ टिहरी की अंजलि और हरिद्वार रानीपुर की काजल संयुक्त रूप से टॉपर रहीं। आपको बता दें कि इस साल करीब 3,19,000 छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं दी थी। भीषण गर्मी ने देश भर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि गर्मी के सितम ने अब तक 550 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली हैं। सोमवार को मौसम विभाग ने दिल्ली में सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया। सोमवार को पारा 46 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं यूपी में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाओं की वजह से लगातार गर्मी बढ़ रही है। अभी तक मानसून की दस्तक भी नहीं हुई है, जिसके चलते राहत कब तक मिलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। आपको बता दें कि मौसम विभाग पहले से ही कम बारिश की आशंका जता चुका है। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों को अभी लंबा इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और अघोषित बिजली कटौती से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अघोषित बिजली कटौती जारी है। बताया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में हुई दिक्कतों के चलते लोगों को बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यूपीपीसीएल भी डिमांड के हिसाब से सप्लाई देने में नाकाम साबित हो रहा है। लोकल फॉल्ट और ट्रांसफार्मर फूंकने की भी कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। दरअसल यूपी में बिजली की मांग 13,500 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि पावर कॉर्पोरेशन बिजली की सप्लाई तक दुरुस्त नहीं कर पा रहा। वेस्ट यूपी के मुरादाबाद, अमरोहा, बरेली, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, मथुरा में घंटों अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल पूरब के भी जिलों का है। इतना ही नहीं, राजधानी लखनऊ में भी मेंटेनेंस के नाम पर लगातार कटौती की जा रही है। राजधानी लखनऊ में बीते 48 घंटों में आधा दर्जन से ज्यादा ट्रांसफार्मर फूंकने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में लोगों को भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। कौशाम्बी रेल हादसे में किसी बड़ी साजिश की आशंका बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद और कौशाम्बी में तैनात खुफिया विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में 24 घंटे पहले ही गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी। बावजूद इसके रेल प्रशासन चौकन्ना नहीं हुआ। आईबी सूत्रों के मुताबिक पिछले 15 दिनों से सराय अकील कस्बे में कुछ संदिग्ध लोग देखे जा रहे थे।
इन पर नजर भी रखी जा रही थी। खुफिया एजेंसी को शक था कि शरारती तत्व किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उधर इस मामले में उत्तर मध्य रेलवे के CPRO का बयान आया है। उनके मुताबिक हादसे की वजह अभी साफ नहीं है। हालांकि उन्होंने भी किसी साजिश से इनकार नहीं किया है। CPRO के मुताबिक घटना स्थल से सभी सबूत जुटा लिए गए हैं और जांच की दिशा तकनीकी खामी और साजिश को ध्यान में रखकर की जा रही है। इस मामले में ट्रेन ड्राइवर, ट्रैकमैन और दूसरे अन्य रेलवे के अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम के बेटे नारायण साईं को जमानत मिलने के बाद मुजफ्फरनगर के रहने वाले अखिल गुप्ता का परिवार दहशत में है और डर के साए में जिंदगी जीने को मजबूर है। नारायण साईं को मां के इलाज के लिए हाईकोर्ट से 4 दिन की जमानत मिली है, जिसके बाद रेप कांड में सरकारी गवाह बने मुजफ्फरनगर के अखिल गुप्ता का परिवार दहशत में और परिजन घर में ही कैद होकर रह गए हैं और खौफ में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि इसी साल 11 जनवरी को अखिल गुप्ता की हत्या कर दी गई थी और 4 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। वहीं अखिल की पत्नी और केस की दूसरी गवाह वर्षा की जान को भी खतरा बना हुआ है। नारायण साईं की जमानत के बाद पूरा परिवार डर के साए में है। हम तो पहले से इतने दहशत में हैं, इतने भय में हैं। सुरक्षा के नाम पे जिस हिसाब से सुरक्षा के लिए बार बार कहा जाता है, SSA ने भी कहा है, IO ने भी कहा है, SCO ने भी कहा है कि सुरक्षा की वो लिपापोती रहती है और सब लुंड रहती है। देखना ये होगा कि ऐसे में स्थानीय पुलिस गवाहों और उनके परिजनों को किस तरह सुरक्षा मुहैया कराती है। मेरठ के चर्चित हाशिमपुरा कांड में आरोपी PSC के जवानों को निचली अदालत के बरी करने के फैसले को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मेरठ के हाशिमपुरा में 42 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी रहे PSC के 16 जवानों को बरी करने को लेकर NHRC ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को साक्ष्यों की फिर से जांच करने के आदेश जारी करने की मांग की है। याचिका में PSC के जवानों की घटना के समय नियुक्ति, ड्यूटी रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर व लॉगबुक के अलावा अन्य जवानों के नाम व ड्यूटी रोस्टर संबंधी दस्तावेज भी पेश करने की मांग की है। साथ ही मामले की CBCID जांच रिपोर्ट व जांच से जुड़ी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट को भी अदालत में समक्ष पेश करने की गुहार लगाई गई है। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार व पीड़ित परिवार हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दे चुके हैं। बरेली में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झड़प हो गई। पूरा बवाल इमाम की नियुक्ति को लेकर हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में कुतुब खाना चौराहे पर जमकर पथराव हुआ। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आए। हंगामे को देखते हुए बाजार तक बंद करा दिया गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए DM और SP पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने हालात पर नियंत्रण पा लिया है। 2 समुदायों में कोई विवाद था। एक ही धर्म के 2 समुदाय के बीच में विवाद था मस्जिद को लेकर। उसको अभी फिलहाल हम लोगों ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया, शांति कायम करा दी गई है। जो विवाद है उसको पक्षों को हम लोग बैठाकर एक साथ उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।